नमस्कार जी सभी को। पिछली वीडियो में हमने पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ा था। आज हम मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब इसके औजारों की बात करते हैं तो औजार जो हैं, इस युग के जो विशिष्ट औजार हैं वो माइक्रोलिथ थे, यानी कि इस समय में जो है मनुष्य जो है वो छोटे औजार बनाने लगा था, जिनको माइक्रोलिथ कहा गया। अब यहाँ पर जो उच्च पुरापाषाण काल था पिछला, उसमें क्या था कि हिमयुग का लगभग अंत हो गया था। तो यहाँ पे क्या है, गर्म जलवायु होनी स्टार्ट हो गई थी। तो उसके कारण जो ग्लेशियर थे, जो बर्फ़ थी वो पिघल गई थी और नदियों का निर्माण हो गया था। और ये जो माइक्रोलिथ थे, मध्य पाषाण काल में जो माइक्रोलिथ थे वो ज्यामितीय और गैर ज्यामितीय दोनों प्रकार के बनाए जाते थे। ज्यामितीय होता है जो गणित के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जिनकी लंबाई चौड़ाई फिक्स होती है, और गैर ज्यामितीय जिसमें लंबाई चौड़ाई कुछ भी फिक्स नहीं होती। ज्यामितीय होते हैं जैसे वर्गाकार, आयताकार, और गैर ज्यामितीय हो गए जैसे चंद्राकार। इस तरीके के औजार बनाए जाते थे। अब वस्त्रों की बात करें, मध्य पाषाण काल में पुरुषों ने जानवरों की खाल से बने वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब मनुष्य जो है ना वो उसमें थिंकिंग पावर आ गई थी। हमने देखा था उच्च पुरापाषाण काल में क्या हो गया था, होमोसेपियंस का उद्भव हो गया था। तो अब उसने जो है उसको फील होने लगा था, इसलिए वो जो सोचता था कि उसके शरीर पे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वस्त्र तो होना चाहिए। तो उसने क्या किया कि जानवरों की खाल के कपड़े बना के और उनको पहनना, या जानवरों की खाल को अपनी बॉडी पे लपेटना शुरू कर दिया था। अब कला और संस्कृति की बात करते हैं। कला और संस्कृति जो है, मध्य पाषाण काल के लोग कला प्रेमी थे, और जो शैल चित्रकला है उसका विकास, पहले जो पुरापाषाण काल था उसमें चित्रकला का विकास हो गया था, लेकिन यहाँ पर उसमें और अधिक डेवलपमेंट और अधिक विकास हो गया था चित्रकला के अंदर। और चित्रों का विषय हमने पहले भी पढ़ा था, वहीं उसकी जो डेली लाइफ थी मनुष्य की, वो उसी से संबंधित चित्र बनाता था, जैसे जंगली जानवरों का शिकार करते हुए, नृत्य करते हुए, भोजन संग्रह, इन सभी को वो चित्रों के थ्रू दर्शाता था। क्योंकि अब उसने अपने आप को एक्सप्रेस करने का ये रास्ता ढूंढ लिया था कि किसी न किसी तरीके से अपने विचार वो दूसरों तक पहुंचाना चाह रहा था। जो शैल चित्र थे वो धार्मिक प्रथाओं के विकास और लिंग के आधार पर, वो पहले भी हमने जाना था कि लिंग के आधार पर, श्रम विभाजन के आधार पर ये चित्र बनाए गए थे। अब आता है उपनिवेशन। गंगा के मैदानों का जो पहला मानव उपनिवेशन है वो इसी काल में हुआ था। उपनिवेशन का मतलब है कि मनुष्य ने जो स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था। और भारतीय उपमहाद्वीप में जो लाहुरा देव है, ये लाहुरा देव का है, ये जिला संत कबीर नगर है यूपी के अंदर, वहाँ पर लाहुरा देव है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे जंगली जानवर के उपयोग के सबसे पुराने प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। पहले कोल्डी हवा को माना जाता था कि चावल के साक्ष्य जो सबसे पहले मिले हैं वो कोल्डी हवा थे, लेकिन जो नया डाटा मिला है 2004-05 से, उसमें क्या है, उसमें लाहुरा देव को माना गया है कि जंगली चावल के सबसे पहले उपयोग के साक्ष्य लाहुरा देव से मिले हैं। दूसरा है महागरा भी यूपी के अंदर है। महागरा से क्या, पूर्णतः पालतू चावल के प्रमाण, ये जंगली चावल है जो अपने आप जंगलों में उग गए थे, जिसके जो सोर्सेज हैं, जिसके जो प्रमाण है वो कहाँ से मिले हैं, लाहुरा देव से। दूसरे जो महागरा में मिले हैं वो पालतू चावल, यानी जो मनुष्य ने उगाए थे ना, उसके प्रमाण मिले हैं महागरा से। अब जो महत्वपूर्ण स्थल थे मध्य पाषाण काल के, उसमें एक तो राजस्थान के बागोर में क्या मिला है, पशुओं की हड्डियों और खोल का उत्खनन किया गया। खोल है पशुओं के ऊपर की जो बॉडी होती है ना, जैसे केचुआ हो गया, उसके ऊपर का जो आवरण होता है खोल, वो मिला है यहाँ पर। जो समुद्री जीव होते हैं उनके ऊपर का जो आवरण है, खोल है, वो यहाँ पे मिला है। फिर आदमगढ़ एमपी के अंदर है। यहाँ पर पशुओं को पालतू बनाने के प्रारंभिक साक्ष्य ये आदमगढ़ से मिले हैं।
अब बात करते हैं मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रकला। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के अंदर, हमने पढ़ा था कि वो पाषाण काल के तीनों कालों यानी कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के की स्रोत यहाँ से मिलते हैं भीमबेटका से। और है खरवार जावरा, ये यूपी के अंदर है और भीमबेटका के अंतर्गत ही आते हैं। कटोरिया जो एमपी में है और आदमगढ़ भी एमपी में है। सुंदरगढ़ और संबलपुर ये दोनों ओडिशा के अंदर हैं। और एडुतु गुफा ये केरल में है। यहाँ ये क्या है, यहाँ से शैल चित्र स्थल मिले हैं मध्य पाषाण काल के। एडुतु गुफा जो है वो नवपाषाण काल के ही, यहाँ गलती से मैंने लिख दिया। नदियों की घाटियाँ, नदियों की घाटियाँ कौन सी थी? ताप्ती, साबरमती, नर्मदा और माही। और अन्य जो स्थल है वो है गुजरात में लंगनाज। लंगनाज से क्या मिला है? जंगली जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। पश्चिम बंगाल में बिहारपुर। गुजरात के लंगनाज में मृदबांड के साक्ष्य भी मिले हैं। मृदबांड के साक्ष्य मिलने से ये इस बात का संकेत है कि मनुष्य ने जो है कृषि का आरंभ कर दिया था। और कृषि का आरंभ कर दिया था इसलिए मृदभांडों का प्रयोग किया गया, क्योंकि जो अनाज है उसको स्टोर करने के लिए उन्होंने मृदभांड बनाए थे। आदि कृषि, आदि कृषि का मतलब है कि कृषि जब उन्होंने की और उसमें जो सरप्लस अनाज बच गया उसको रखने के लिए मृदभांड का प्रयोग होता था। तो यहाँ पे मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं, तो ये कृषि के आरंभ के संकेत मिलते हैं। फिर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के कैमूर क्षेत्र में भी मृदभांड पाए गए हैं। तो ये था हमारा मध्य पाषाण। और अब पढ़ते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का समय कितना माना जाता है? 8000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। और अगर इंडिया की हम बात करें तो वो 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व में माना जाता है। अब नवपाषाण काल में औजार और हथियार क्या थे? लोग पॉलिश किए गए, क्योंकि अब यहाँ पे नवपाषाण काल के औजारों की विशेषता क्या है कि अब यहाँ पर मनुष्य ने जो पॉलिश किए गए यानी कि अच्छी तरीके से तराशे हुए पॉलिश किए हुए पत्थर के औजारों का वो प्रयोग करने लगा था। इसके साथ साथ माइक्रोलिथ जो कि मध्य पाषाण काल की विशेषता थी, उनका इस्तेमाल भी वो यहाँ पर कर रहा है। देखिए, जो पुरा पाषाण काल था वहाँ पर जो औजार थे वो बेढंगे थे, टेढ़े मेढ़े थे, बड़े भी थे आकार में। फिर मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने माइक्रोलिथ बनाए यानी कि हथियारों को, औजारों को थोड़ा सा छोटा कर दिया। और अब नवपाषाण काल में क्या किया, ये उसकी विशेषता है कि पॉलिश्ड औजारों का वो प्रयोग करने लग गया। सेल्ट ये भी वो हाथ की कुल्हाड़ी होती है और पॉलिश की गई हाथ की कुल्हाड़ियाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी ये नवपाषाण काल में। अब हड्डियों के औजार, हड्डियों से बने औजार और हथियार का भी वो प्रयोग करते थे नवपाषाण काल में। इसके जो फेमस है वो है चिरांद, जो बिहार के अंदर है। यहाँ से हड्डी के औजार मिले हैं, जैसे सुई, स्क्रैपर, तीर कमान, बेधक ये। अब कृषि जो है नवपाषाण काल के मुख्य व्यवसाय नवपाषाण काल में कृषि बन गया था। और नवपाषाण काल के युग ने लोगों ने भूमि की खेती की और इसमें रागी और कुल्थी ये दोनों फसलें हैं, ये उनकी मुख्य फसल थी। जो रागी है, रागी तो अब आज भी प्रयोग करते हैं, इसका मोटे अनाज के रूप में इसको जाना जाता है। और कुल्थी जो है वो एक तरीके की दाल होती थी, तो इनकी उन्होंने कृषि की। फिर आता है पशुपालन। उन्होंने मवेशी, भेड़ और बकरियों को भी पालतू बनाया था। अब डोमेस्टिकेशन में क्या है, दो तरह के पशु मिलते हैं, एक तो सर्वाधिक पालतू पशु और एक सर्वप्रथम पालतू पशु। तो अगर बात करें सर्वाधिक पालतू पशु कौन सा था, तो सर्वाधिक पालतू पशु कौन सा था? भेड़। लेकिन सबसे पहले मनुष्य ने किसको पाला? जंगली कुत्ते को। इनके जो घर थे नवपाषाण काल में, क्योंकि अब मनुष्य ने कृषि करना शुरू कर दिया था तो वो स्थायी जीवन जीने लगा था, तो इनके जो घर थे वो आयताकार या गोलाकार थे और वो कीचड़ और सरकंडों से उसको बनाते थे। अब नवपाषाण काल में कृषि अधिशेष वही जो सरप्लस अनाज था वो आय की असमानता को उसने बढ़ा दिया, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा अनाज होता था, सरप्लस होता था, वो उसको बेचते थे तो उसकी आय बढ़ती थी। इस कारण से अमीर और गरीब में लोग बट गए थे और उसके हिसाब से उनके घर भी अलग अलग होते थे। ये हम आज के समाज में भी देखते हैं, जो अमीर होते हैं उनके घर और जो गरीब होते हैं उनके घर, वो उनकी उससे पता चल जाता है।
ऐसी असमानता हम सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखेंगे, जब हम ये देखेंगे कि वहाँ पर जो व्यापारी लोग हैं वो तो ऊंचे पश्चिमी टीले पे रहते और जो साधारण लोग हैं वो पूरी बाग में रहते थे। तो ये हम आगे हड़प्पा संस्कृति को जब पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे। अब इनकी नवपाषाण काल की स्किल क्या थी, नावें बनाना जानते थे और सूती ऊनी कपड़ा ये बुन सकते थे। तो अब इनका जो जीवन था वो अधिक स्थिर हो गया था। अब नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल कौन से? एक तो कोल्डियावा और महागरा है, यहाँ चावल के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में, इसमें सबसे पुराने नवपाषाण कालीन साक्ष्य मेहरगढ़ में है। और फिर है बुरझोम कश्मीर के अंदर है, यहाँ पे पालतू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाया गया है, कब्रों में उसके साक्ष्य मिलते हैं। बुरझोम से गर्तावास के साक्ष्य भी मिलते हैं। गर्तावास मतलब जहाँ पे लोग गड्ढों, जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर रहते थे, लोग गड्ढों में रहते थे। गुफकराल ये भी कश्मीर के अंदर है और गड्ढों में रहने और पत्थर के औजारों के साथ साथ हड्डी और सींगों के औजारों के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और यहाँ पे घरों में कब्रिस्तान, गुफकराल के अंदर घरों में कब्रिस्तान मतलब कि वहाँ पे घर में ही जो कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसको घर में ही ये दफना देते थे, तो घरों में कब्रिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। फिर चिरांद से हड्डियों के बने औजार मिले हैं। फिर पिकली हल ब्रह्मगिरी मांस की, यहाँ पे लोग मवेशी पालक थे, यानी कि पशुपालन करते थे, जैसे भेड़ बकरियों को इन्होंने पालतू बनाया था। और राख के टीले भी मिले हैं यहाँ से। अब जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी तीनों चरण यानी पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल के क्रमिक रूप से यहाँ के साक्ष्य मिलते हैं। ये हमने पहली वीडियो में भी भीमबेटका और बेलन घाटी के बारे में देख लिया था। अब जो है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों के अगर औजारों का कंपैरिजन करें तो पुरापाषाण काल में क्या था, जो पत्थर के औजार थे वो कौन कौन से थे? हाथ की कुल्हाड़ी, चॉपर, क्लीवर, स्क्रैपर, फ्लिंट और क्वार्टजाइट। वहीं मध्यपाषाण काल में क्या हो गया था, माइक्रोलिथ आ गए थे, पत्थर के जो है छोटे हथियार औजार आ गए थे। छोटे संयुक्त औजारों के लिए प्रसिद्ध है मध्यपाषाण काल। और नवपाषाण काल, यहाँ पे पॉलिश्ड पत्थर के औजार और कुल्हाड़ियाँ होती थी। अब जो हड्डियों के औजार हैं वो दुर्लभ है, यानी बहुत कम विशेष प्रयोजनों पे प्रयोग होते थे पुरापाषाण काल में हड्डियों के हथियार और औजार। और मध्यपाषाण काल में जैसे हारपून हो गया, सुइया हो गई, मछली पकड़ने के हुक हो गई, ये हड्डियों के बने हुए होते थे। और यहाँ पर सुइया बनती थी नवपाषाण काल में हड्डियों से, यानी पुरापाषाण काल में हड्डियों के औजार प्रयोग नहीं होते थे, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में इनका चलन हो गया था। फिर लकड़ी के औजार जो है इसकी हो सकता है कि शायद प्रयोग किए जाते हों, लेकिन संरक्षित नहीं थे, यानी कि कोई साक्ष्य इनका नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर मध्यपाषाण काल के अंदर कैनो और धनुष ये मिले हैं जो कि लकड़ी से बनाए जाते थे। और यहाँ नवपाषाण काल में क्या हुआ, नवपाषाण काल में मेटल का प्रयोग शुरू हो गया था कि नवपाषाण काल का जब अंत चल रहा था तो तांबा और फिर कांसे की शुरुआत हो गई थी। यहाँ पर जो लकड़ी के औजार थे मध्यपाषाण काल में वो छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, भोजन एकत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाते थे। पुरापाषाण काल के अंदर भी जानवरों का शिकार करने के लिए, खाल उतारने के लिए या मांस को काटने के लिए प्रयोग होते थे लकड़ी के औजार। अब यहाँ पर जो नवपाषाण काल है इसके अंदर पोट्री हमने देखा ना, मृद भांड मिलने स्टार्ट हो गए थे क्योंकि अनाज के संग्रह के लिए। तो जल संग्रहित करने के लिए, पकाने के लिए भी पोट्री का, और खाद्यान्न और जल को संग्रहित करने के लिए यहाँ पे पोट्री मिलने लगी थी, मृद भांड मिलने लगे थे। अच्छा, जो कपड़ा था, टेक्सटाइल में बुनाई उपकरण, करगे और चरखे यहाँ से मिलते हैं, जिनका प्रयोग और कहाँ होता था, यहाँ पर पशुपालन में, बस्तियों के निर्माण में करगे चरखे का प्रयोग होता था। स्थायी घर, ये सब
नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पुरापाषाण काल के क्या थे, हमने औजारों का कंपैरिजन देखा। अब पुरापाषाणकालीन स्थल एक बार फिर से एक इसका रिवीजन ले लेते हैं। तो पुरापाषाणकालीन जो स्थल थे उसमें थे कर्नल, मोक्षतला, चिंतामणि, कावी, हड्डी के औजार यहाँ से मिले हैं। ये हम पहले नहीं करे थे, ये एक्स्ट्रा है और इम्पोर्टेंट है इसलिए दोबारा नोट कर रखा है। कुरनूल प्लस मोक्षतला, चिंतामणि, कावी, यहाँ से हड्डी के औजार मिले हैं पुरापाषाण काल के, क्योंकि यहाँ पढ़ा ना हमने कि ये दुर्लभ थे, विशेष प्रयोजनों के लिए ही प्रयोग होते थे। फिर मध्य पाषाण काल बागौर के अंदर यहाँ कोठारी नदी, यहाँ पे सबसे पहले पालतू जानवर को पालतू बनाने के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं बागौर राजस्थान में। आदमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा यूपी के अंदर है, यहाँ 41 मानव कब्र प्राप्त हुई है। महादाहा हड्डी और सींग के औजार यहाँ से मिले हैं। सरायना राय एक कब्र में 4 मानव कंकाल मिले हैं और लंगनाथ से क्या हुआ है, मृद भांड मिले हैं। नवपाषाण काल की बात करें तो लाउरा देव है, हमने पढ़ा था कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है, कबीर नगर यूपी में है। मेहरगढ़ से गेहूं की खेती के प्रमाण मिले हैं और विश्व में सर्वप्रथम कपास उत्पादन भी यहीं पर हुई थी, मेहरगढ़ में। बुरजोम गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं बुरजोम कश्मीर से, और इसमें कब्रों में मालिकों के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया है, तो उसके साक्ष्य मिले हैं। कश्मीर गुपकराल गर्तावास मिला है। अब कश्मीर में बुरजोम और गुपकराल दोनों से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। घरों के अंदर कब्रिस्तान के साक्ष्य गुपकराल से मिले हैं। हड्डी और सींगों के बने औजार भी यहाँ से मिले हैं। चिरांद बिहार से भी हड्डी से बने औजार मिले हैं। संगनकल्लू ये कर्नाटक के अंदर, और यहाँ राख के ढेर के साक्ष्य मिले हैं। ये ऐसे माना जाता है कि जो जानवर हैं, जानवरों का जो गोबर होता था उसको इकट्ठा करके ये आग लगा देते थे, जिससे के कारण यहाँ पर राख के ढेर बने मिले हैं। यूपी बेलन घाटी के अंदर लोधा नाला से हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। लोधा नाला से जो हड्डी से बनी मूर्ति मिली है ना, उसको मातृ देवी माना गया है, तो हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति लोधा नाला से मिली है। अब बात करें यहाँ पे अनाजों का क्रमिक विकास कैसे हुआ, तो अनाजों का क्रमिक विकास मतलब सबसे पहले जौ का प्रचलन हुआ, फिर गेहूँ का हुआ और फिर धान का प्रचलन हुआ। तो ये थे हमारे मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब अगली वीडियो में हम इनके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।